गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज फिजिक्स 12 क्लास 6 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 6 चैप्टर में स्टार्ट से यदि आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें ताकि ये जो नए वीडियो आपको जब मिलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरा सीरियल से यानी 6 चैप्टर स्टार्ट से लास्ट तक हर टॉपिक को आप लोग पढ़ सकते हैं और एक एक लाइन सब समझ में भी आ जाएगा यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक देखते रहेंगे तो ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है हर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और नीट जेई तक में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ न कुछ बनते हैं, है ना। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और इसमें समझ में तभी आएगा जब स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो आज से हो रही है ना। लगभग इसके 10 लेक्चर होंगे, 8-10 लेक्चर, है ना, पूरे चैप्टर में 6 चैप्टर में। तो सबसे पहले इसमें आता है, यानी चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या है ये भी बता दें। वैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो हम आज पहला दिन है इसका तो हम सिलेबस सब बताए दे रहे हैं। वैसे आप लोग सिलेबस बता देने से याद ना रहेगा, फिर भी हम एक बार याद दिलवा देना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोग इसमें पढ़ेंगे चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। चुम्बकीय फ्लक्स क्या है, उसका मापन, मात्रा, कुंजी, सूत्र, ये सब उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग। फिर जाके कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है ये। फिर फैराडे का नियम पढ़ेंगे। फैराडे के 2 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, उनको पढ़ेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, एक गतिक विद्युत वाहक बल है। फिर इसी में लेंज का नियम है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। फिर इसी में स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण का डेरिवेशन है। परिनालिका के लिए तो कुंडलियों के लिए अन्योन प्रेरण है, अन्योन प्रेरण का व्यंजक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में एक और टॉपिक है भंवर धाराएं, लेकिन आप लोगों सिलेबस से हट चुका है, खासकर एमपी बोर्ड के लिए सिलेबस से हट चुका है ना। तो एमपी बोर्ड वाले उस भंवर धाराओं को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अन्य बोर्ड वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसका भी वीडियो रहेगा उसमें भंवर धारा, लेकिन एमपी बोर्ड के लिए फिलहाल 2022-23 एग्जाम जो होगा 23 में, उसके लिए सिलेबस से हटाया गया है। सिर्फ एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, भंवर धाराओं का आपको हटाया गया है, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। चुम्बकीय फ्लक्स, तो आज का जो टॉपिक, ये तो चैप्टर का नाम है ना। और चैप्टर नंबर क्या है, तो चैप्टर ये 6 है, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसका जो पहला टॉपिक है वो है चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स, ये बता दें इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो चुम्बकीय फ्लक्स के बिना हो, हैं। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कोई चौपाई नहीं जिसमें र ना आता हो या राम ना आता हो, साधुवाद की बात किया गया है ना। तो ऐसे ही इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें चुम्बकीय फ्लक्स का यूज ना हो, ये समझ लो। चुम्बकीय फ्लक्स है के बिना कोई क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, ये जान कोई टॉपिक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है सुनिए। चुम्बकीय फ्लक्स का मतलब होता है चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को चुम्बकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुम्बकीय बल रेखाएं क्या होती है पीछे टॉपिक में है सब, ठीक है ना। तो चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे, है ना। विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसका भी वीडियो देख सकते हो। तो चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से
अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? पृष्ठ या तल के अभिलंबवत, ठीक है ना। तो किसी यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया रहता है, कहीं कहीं फाई भी लिखा रहता है, फाई भी चल जाएगा, फाई भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी फाई लिखते थे या फिर फाई ई। यदि बी लिखा है तो चुंबकीय फ्लक्स, ई लिखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यदि फाई भल लिखा है तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स में पढ़ेंगे तो फाई को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फाई को ही विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब ऐसे फाई बी अथवा फाई से लिखा रहता है ना, लेकिन बिना बी और ई के भी चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स माना जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें इसकी माप फिर कैसे करेंगे? माप करने के लिए नहीं है कि काउंट करना पड़ेगा चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजरती है ना, उसके लिए एक फार्मूला है, तो उस फार्मूला को हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो जैसे इसको चुंबकीय फ्लक्स की गणना करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई तल या पृष्ठ है, उसके क्षेत्रफल को ये लेंगे, है ना। इस तल या पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या ले लें? ए ले लें। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या ले लें? चुंबकीय क्षेत्र क्या ले लें? बी ले लें। तो फाई जो होता है वो बी ए होता है, ये यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वही क्या होता है? फाई होता है। अब यदि इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच दिया जाए, पृष्ठ पर क्या खींचा जाए? एक अभिलंब, ये पृष्ठ का अभिलंब हो जाए, क्या हो जाए? अभिलंब, और ये हो जाए चुंबकीय क्षेत्र, और इसके बीच कोण क्या हो? थीटा हो, है ना। पृष्ठ पर एक लंब खींचा जाए, वो लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या बनाए? थीटा कोण बनाए। तो ऐसी स्थिति में फाई बराबर क्या लिखा जाता है? फिर पी ए cos थीटा। ध्यान ये देना है कि ये जो थीटा है, जो थीटा की बात करेंगे, वो थीटा किसके किसके बीच का कोण होगा? अभिलंब और बी के बीच, अभिलंब और बी के बीच कोण लेना है क्या? थीटा, अभिलंब और बी के बीच, ठीक है ना। जो कोण की बात हम करेंगे वो किसके किसके बीच लेना है? अभिलंब और बी के बीच, ना कि पृष्ठ और बी के बीच नहीं, पृष्ठ और बी के बीच कोण थीटा नहीं लेना है, ठीक है ना। पृष्ठ और बी के बीच कोण नहीं होगा, किसके बीच होगा? अभिलंब और बी के बीच, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। अभिलंब और बी के बीच का कोण थीटा लेना है, पृष्ठ और बी के बीच का कोण नहीं है, क्योंकि उसमें जब हम बताएंगे तो कुछ आपको स्थिति ऐसी समझ में आएगी कि लगेगा सर उल्टा बोल रहे हैं। तो हम इसीलिए पहले से बता देते हैं, जो कोण थीटा लिया जाएगा वो पृष्ठ के अभिलंब और तीव्रता के बीच लेना है, न कि पृष्ठ और तीव्रता। पृष्ठ और तीव्रता के बीच कोण नहीं लेना है, पृष्ठ के अभिलंब और तीव्रता के बीच लेना है। आगे हम बताएंगे, अभी देखना। तो हमने क्या बताया? किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल पृष्ठ से अभिलंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में से तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय
बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई डी से प्रदर्शित करते। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है ना। अब इसकी माप कैसे करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स की माप, चुंबकीय फ्लक्स की माप, यदि चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित तल का क्षेत्रफल A है तो उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA ये। अब यदि तल के अभिलंब, तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तल का अभिलंब है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तल है, और ये क्या है? अभिलंब। ये कोण क्या है? थीटा। यह है चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई पृष्ठ है, ये इसका अभिलंब है। तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। ये कोई पृष्ठ या तल हो गया, और ये अभिलंब हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर लिखते हैं फिर BA cos थीटा। ये ठीक है। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो कोण बना है वो किसके बीच है? अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। किसके बीच? अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, न कि तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ध्यान देना, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण ये है। तो इसके माध्यम से हम कुछ कहना चाहेंगे, वो ये है, जैसे देखिए, ध्यान देना, समझाना चाहते हैं कि दूसरी में बनाएंगे। ये कोण जो है किसके बीच है? अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, है ना। मान लीजिए ये पृष्ठ है, तल, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और ये पृष्ठ है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, एक दूसरे से क्या है? यानी चुंबकीय क्षेत्र और तल एक दूसरे के क्या है? समांतर है। पर जब हम इसमें अभिलंब खींचेंगे, इसमें मान लीजिए हो गया ऐसा, ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इसके समांतर, ये रहा तल और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र।
तल और चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, समांतर है। ठीक है ना। ये रहा तल और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर। अब हम इसमें खींचते हैं अभिलंब, ये खींच दिए क्या, अभिलंब। क्या खींचे, अब ये अभिलंब, ये बताओ अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना हुआ, 90 अंश। कितना हुआ, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। जबकि तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर। अब बच्चे बोलते हैं सर समांतर है तो 0 न होना चाहिए। अरे ये दोनों समांतर हैं, पर क्या हम इनके बीच का कोण ले रहे हैं, कोण किसके बीच का देखना है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। तल और चुंबकीय क्षेत्र जरूर समांतर है, तल और चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, पर जो हमको कोण देखना है किसके बीच देखना है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना बन रहा है, 90, और तल और चुंबकीय क्षेत्र के है समांतर। ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये तल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसको हम ऐसे रख देते हैं लंबवत। चलिए ये हमने ऐसे रख दिया, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, तल। तल और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, पर जब इसका हम अभिलंब खींचेंगे, ये क्या खींचेंगे, अभिलंब, तो इसके और इसके बीच कोण कितना बनेगा, बनेगा ही नहीं, मीन्स 0। सोचिए, तल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत जरूर है, तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, पर जो कोण हमको देखना है किसके बीच देखना है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना बन रहा है, 0। यानी जब तल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होंगे तो कोण कितना लेना है, 0। क्यों, जो कोण जो है किसके बीच का देखना है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। और जब तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होंगे तो कोण कितना बनेगा, 90। क्यों, क्योंकि अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परिस्थितियां लगाना है। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब विशेष परिस्थितियां, यदि थीटा बराबर 0 अंश अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अभी हमने यहाँ समझाया ना कि लंबवत पर कोण कितना बनता है, 0 बनता है, क्योंकि अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच देखना है। ये थीटा बराबर 0 अंश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लीजिए हम चित्र बनाए ले रहे हैं, ये रहा, ये है तल, और ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये है बी, और ये तल ए, और ये है चुंबकीय क्षेत्र बी। अब ये दोनों लंबवत हैं, पर इसका ये क्या हुआ, अभिलंब, ये क्या हुआ, अभिलंब। अब बताओ इसके बीच कितना कोण बनता है, इसके बीच ना देखना, ये तो लंबवत है, अभिलंब और ये, तो थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 0 और तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो समीकरण 1 से I बराबर BA cos 0, तो ये हो गया BA मैक्सिमम, है ना, अधिकतम। क्या कन्फर्म हुआ, यदि स्पष्ट है, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के
क्षेत्र के लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है और दूसरी स्थिति लगाते हैं, यदि थीटा बराबर 90 अंश अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। और उसका भी चित्र देखो, ये लीजिए, ये हम एक पृष्ठ लेते हैं इस प्रकार, और ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है बी और ये है तल ए, और इसमें ये खींच देते हैं अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, तो इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो कितना है 90 अंश। ठीक है, तो समीकरण 1 से पाई बराबर बी ए cos 90 पाई बराबर बी ए गुणे ये पाई बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, याद रखना है। ठीक है ना। ये हेडलाइंस की बात करें, यदि यहाँ देखिए हेडलाइंस की बात करें तो यदि पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यदि पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र क्या है लंबवत है तो फाई बराबर क्या होगा बी ए मैक्स, और यदि ए और चुंबकीय क्षेत्र क्या है समांतर है तो फाई बराबर क्या होता है 0। ये मेन हेडलाइंस। यदि ए मतलब पृष्ठ है, ठीक है ना, तल, यदि तल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो फाई बराबर मैक्सिमम होगा, यदि तल पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र समांतर है तो फाई बराबर 0। ये मेन पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसको नहीं समझ पाएंगे चित्र से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ देखें थीटा बराबर 0 है तो यहाँ सर लंबवत लिखे हैं, पागल है क्या? अरे तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, पर जो थीटा है वो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ये बार बार हम बता रहे हैं। अब आप लोग और आगे पीछे नहीं समझते, ये देखते हैं कि थीटा 90 है और लिखे हैं सर समांतर है, थीटा 90 लिखे हैं यहाँ समांतर, सही हमने लिखा है। चुंबकीय तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन 90 इसलिए है कि अभिलंब से कोण हमको देखना है। और जो नहीं समझते वो यही पर सोचते सर ने गलती से लिख दिया क्या। ठीक है ना, तो ये याद रखना अच्छे से। अब इसका मात्रा क्या होगा देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा फाई बराबर बी ए, ये होता है यस आई की बात करें यदि तो ये टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहेंगे फाई बराबर बी ए, तो इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपान में है और ये कुल मिला के कितना आएगा वेबर, ये पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये इससे यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू ऐसे लिखे देते हैं, नहीं वेबर पर मीटर स्क्वायर और इनटू मीटर, तो ये इससे
कट जाएगा, क्या आएगा ये SI पद्धति। ठीक है, ये आप जान लो कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। ध्यान रखना, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, और SI पद्धति में वेबर, जहाँ 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर। कई बार ये खाली स्थान या एक शब्द में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर। ध्यान रखना इसको। ठीक है ना, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर या SI पद्धति में, और मैक्सवेल है 10⁻⁻8 मैक्सवेल, यानी 1 वेबर बराबर ये होता है। ठीक है, ग्रीन्स सूत्र भी क्या होता है देख लीजिए। ग्रीन्स सूत्र I बराबर क्या हुआ, BA, D का होता है mL/T -2A -1, और A का यल स्क्वायर, ये B का है, ये किसका है, B का, ये A का, तो mL² T -2A -1। ठीक है, अब इसके आधार पर फाई का मात्रक जूल पर एम्पियर। कैसे, ये mL² T -2 जो है वो वर्क का है, ये कितना हो जाएगा, mL² T -2 कार्य का होगा, तो जूल और बटे एम्पियर, यानी इसके आधार पर फाई का मात्रक जूल पर एम्पियर भी हो सकता है। या आगे देखते हैं, ये जूल हुआ, और एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर यानी कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड। क्यों, I बराबर Q/T ना होता है, एम्पियर है तो I बटे Q, I बराबर Q बटे T, तो Q एम्पियर को लिख सकते हैं कूलाम बटे सेकंड, Q बटे T तो कूलाम बटे सेकंड। तो यही सेकंड ऊपर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, जूल गुणे सेकंड अब बटे कूलाम। और ये जानते हो जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट होता है, तो यही क्या हो जाएगा, वोल्ट गुणे सेकेंड। कुल मिला के क्या हुआ है, क्या कह सकते हो, जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमने एक बताया वेबर, मैक्सवेल, और एक हो गया जूल पर एम्पियर, एक यही हो गया वोल्ट इनटू सेकेंड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फाई के कितने मात्रक, फाई का मात्रक एक हो गया वेबर हो गया, फाई का मात्रक एक हो गया क्या, मैक्सवेल हो गया, फाई का एक मात्रक जूल पर एम्पियर हो गया है, जूल पर एम्पियर, और एक यही मात्रक हो गया वोल्ट इनटू सेकेंड है। सोचिए ये सब मात्रक हो सकते हैं, ये वोल्ट इनटू सेकेंड भी इसका मात्रक हो गया। ठीक, जैसे जूल बटे एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है कूलाम बटे सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, जूल बटे कूलाम से क्या बन गया, वोल्ट बन गया, तो वोल्ट गुणे सेकंड हो गया। तो ये सब किसके मात्रक है, ठीक है ना। तो ये हो गया
चुंबकीय फ्लक्स उसका मापन, मात्रक, विमीय सूत्र है ना, अदिश राशि में बता ही दिया। इसको अब ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। तो ये अब इस प्रकार यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दूसरे मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और उसमें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और आप लोगों को जो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे भी आते रहेंगे, हम सब बोर्ड एग्जाम तक के क्वेश्चन के लिए भी जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको बताएंगे। थैंक यू।